साइड ली है मैंने। नंबर तो इतने कम तो नहीं है, ठीक है। अभी पीडीएफ तो वाइड नहीं करता हमारा। हाँ मेटलर्जी भी नहीं हुआ। हाँ, कुछ और भी बोल दे जो नहीं हुआ था। हाँ, कुछ और भी बोल दे। पी ब्लॉक की एक्स्ट्रा क्लासेस जब लगाई थी सुबह, मेरे को नहीं अब पता। मैं कहाँ तुम लोगों की साइड लूँ। हाँ, साइड कहाँ ली सर, आपने तो पिटवा दिया था। दिखा दिया था। मैं क्या मैं तब तक पी ब्लॉक, जबकि पी ब्लॉक मैंने याद करो तुम लोगों को अगस्त सितंबर में तब का कराया हुआ जिनके पेपर में आना था। मैं क्या पता, मुझे देते हो तुम बच्चे। कितने बताए सर आपको? कम ही बताया मेरी पक्का। 50 प्लस में थे क्या? 50 प्लस में बता रहे। देख, हम सब पेरेंट्स को भी ना और टीचर्स को भी तुम बच्चों से तो उम्मीद रहती है कि तुम लोग अच्छे नंबर लोगे। मैं बार बार कहता हूँ, सबसे ज़्यादा खुशी ना आपके मम्मी पापा या जो पढ़ाता है उसे होती है सबसे ज़्यादा, कि चल हमारे पढ़ाई बच्चे निकल गए। मम्मी पापा को तो होती है खुशी, और तुम लोगों से एक्सपेक्टेशन भी होती है। डंडा लेकर हम लोग सारे, मैं भी अपने घर बड़े वाले के साथ नहीं करता था, छोटे वाले में तो पूछो मत जो हाल किया हुआ है, उसको तो अभी पकड़ता रहता हूँ, पढ़ ले। ये चलता है। अब तुम लोग आज याद है आपके साथ सॉलिड स्टेट स्टार्ट करना था न्यूमेरिकल्स के बेस पे, लेकिन सॉलिड स्टेट तो मेरे ख्याल एक लेक्चर में हमारे सारे न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट आ जाए। सॉलिड स्टेट याद है, सॉलिड स्टेट में ना अगर तुम लोग फाइनल का पेपर भी उठाओगे सीबीएसई का, 2-3 साल से डेंसिटी के बेस पे न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं, क्लियर। तो सबको कहता था डेंसिटी पे न्यूमेरिकल्स, और साथ में आ रखा है तुम्हें वो डिफेक्ट्स पे कोई ना कोई क्वेश्चन। आजकल धीरे धीरे क्वेश्चंस के आते हैं डिफेक्ट्स के पेपर में, डायग्राम दे दिया आपको, सॉर्टिंग आ जाती है, व्हाट टाइप ऑफ डिफेक्ट इज दिस, उसके बेस पे। जो मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़े वो क्या था, डेंसिटी और डिफेक्ट्स को हम लोग इकट्ठा कर दें। डेंसिटी और डिफेक्ट्स के कंसेप्ट को इकट्ठा करके ना ये न्यूमेरिकल कंपटीशन में आ रखे हैं। मेडिकल में 2-3 बार आया, क्लियर। जेई में कभी नहीं पढ़ा, सारे न्यूमेरिकल सिंपल आ रखे हैं। तो आज ना मुझे भी सॉलिड स्टेट के न्यूमेरिकल्स के बेस पे स्टार्ट करते हैं। याद है सबसे पहले तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ही किए थे, उस सॉलिड्स के बाद फिर हम लोगों ने यूनिट सेल डिफाइन किया था और स्पेस लैटिस। यूनिट सेल को फर्दर डिवाइड इनटू 2 करते थे। एक आ जाता था प्रिमिटिव यूनिट सेल और एक आ जाता था हमारे पास नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल को एक ही नाम दे रखा था, दिस वाज आवर सिंपल क्यूब। और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स को फर्दर डिवाइड इनटू 3 टाइप। एक आता था बॉडी सेंटर्ड, एक फेस सेंटर्ड और एक क्या आता था एंड सेंटर्ड। तुम्हारे ना अगर इस 2 साल के पुराने पेपर छोड़ दें, उससे पहले हर बार पहला क्वेश्चन यही आ रखा है, कभी इनके इफेक्टिव एटम्स और कभी इनकी लेटेस्ट पोजीशंस आइडेंटिफाई करनी। तो देखो इसमें भी अगर मैं पहले सिंपल क्यूब ड्रॉ करता, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो याद है इसके इफेक्टिव एटम्स वो तो क्या आते थे 1/8 इंटू 8, तो 1 आ जाता था इफेक्टिव एटम इसका। ये तो बड़ी बात तुम्हारे साथ फाइंड किए थे, जितने बैठे हो ना, चाहे ये जैसे मैम लेट आया था, पर इसका ये चैप्टर किया था सुबह बुलाकर मैंने, तो सारे कंसेप्ट क्लियर किए थे। कॉन्ट्रीब्यूशन कॉर्नर पे 1/8 के बेस पे आती थी। इसी में एक और आइडेंटिफाई करते थे लेटिस पॉइंट या लेटिस पोजीशन। तो अभिषेक बताएगा इसका इफेक्टिव एटम तो आ गया 1, तो लेटिस पोजीशन 1, इसकी लेटिस पोजीशंस। हाँ जी कार्तिक। 1 प्लस मीन्स अच्छा कर रहा हूँ, रिवाइज नहीं कर रहे। लेटिस पोजीशन बेसिकली क्या था, पोजीशन ऑक्यूपाइड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इन गिवन यूनिट सेल, कि एक यूनिट सेल में कहाँ कहाँ पे मेरे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट था। तो अगर मैं एक यूनिट सेल की बात करता, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कॉर्नर पे थे, यानी इसका लेटेस्ट पॉइंट हमारे पास क्या थे, लेटेस्ट पोजीशंस क्या थी, 8 थी फॉर आवर सिंपल क्यूब। इसलिए पेपर में ना हर बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, वेदर वी आर टॉकिंग टर्म्स ऑफ लेटेस्ट पॉइंट, लेटेस्ट पोजीशन और इफेक्टिव एटम और एटम्स। अगर जस्ट एटम दिया है या इफेक्टिव एटम, देन दैट वाज 1। अगर मैं कह रहा था लेटेस्ट पॉइंट या लेटेस्ट पोजीशन, क्लियर, देन वी वर टॉकिंग टर्म्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन गिवन 1 यूनिट सेल, क्लियर। तो ये तो देखो आ गया मेरे पास सिंपल क्यूब का। जब बॉडी सेंटर था, नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो एट द सेंटर। अगर सेंटर पे था तो इफेक्टिव एटम तो याद है 1 + 1 क्या आ जाते थे, 2। तो अब लेटेस्ट पोजीशन 9 होगी, क्योंकि 8 और 1 क्या आ गया बीच में,
तब इसके लेटेस्ट पोजीशन हमारे पास क्या आ गई 8 + 1 9। क्लियर हो गया बॉडी सेंटर्ड तक का केस क्लियर। अब बॉडी सेंटर्ड के बाद क्या था फेस सेंटर्ड। या था फेस सेंटर्ड कैसे डिफाइन करते थे, नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेस। जब सेंटर ऑफ ईच फेस था तो चलो इसी मोबाइल को ही अगर क्यूब मान लेता, मोबाइल को क्यूब, तो क्या था एक इधर है और एक इधर है। तो जब यहाँ पर मेरे पास एक ये और एक ये, 1 2 3 4 5 6 आ गए। क्लियर। तो अब इसमें इफेक्टिव एटम जब फाइंड आउट करते थे 1/8 प्लस हाफ इंटू 6 हो जाता था, हाफ इंटू 6, तो ये टोटल ऐड अप करके 4 आ जाते थे। क्लियर 4 आ गए मेरे पास ये। क्लियर। तो अब अमन बताएगा इसमें भी लेटेस्ट पोजीशन, फेस सेंटर्ड में लेटेस्ट पोजीशन, लेटेस्ट पोजीशन 8 कॉर्नर पे और 6 क्या है सेंटर ऑफ फेसेस। तो 8 + 6 इसमें क्या आ गया 40। क्लियर। पेपर में ना सबसे आसान तो इनमें हमारे पास सबसे ज़्यादा आए इनके बॉडी सेंटर्ड और इनके बेस पे इफेक्टिव एटम। ये ना मैं आज वो मेरे वहाँ पे रह गए सारे। ये देख जैसे ये था, ये क्यूब ही था, एक कॉर्नर 2 3 4 5 6 7 8। अगर सेंटर ऑफ फेस था तो ये फेस था, इसका अगर ये सेंटर है तो देख इसके ऊपर एक ही और क्यूब आ सकता है। जब इस एक सेंटर ऑफ फेस को 2 में शेयर किया तो एक में कंट्रीब्यूशन आधा रह गया, हाफ। क्लियर। तो अगर हाफ था, हाफ कितने सेंटर थे 1 2 3 4 5 6, हाफ इंटू 6 वो 3 आ गया और ये 1 था, 3 + 1 4। क्लियर। ऐसे ये फाइंड कर दिया। अब इसके बाद लास्ट कौन सा रह गया एंड सेंटर्ड। तो देखो एंड सेंटर्ड के लिए ये डायग्राम कर सकता था, क्योंकि क्या लॉजिक था, नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ ऑपोजिट फेस। तो यहाँ पे सेंटर ऑफ ऑपोजिट फेस कर दिया। अगर सेंटर ऑफ ऑपोजिट फेस है, अब सक्षम आपको डाउट आ रहा था ना, तो एक तो ये था 1/8 × 8 प्लस क्या करूँ हाफ इंटू 6। ये क्योंकि इस बार एंड सेंटर्ड था, एंड सेंटर्ड में वी वर कीपिंग कॉन्चा पार्टिकल्स ओनली एट सेंटर ऑफ ऑपोजिट फेस। ये ले लूँ ये या ये फेजेस ले लेता तो क्या था यहाँ पर हाफ इंटू 6 तो सॉरी हाफ इंटू 2 तो 1 + 1 यहाँ पे इफेक्टिव एटम 2 आ गए। क्लियर। और इस बार लेकिन अब बताएगा इसमें लेटेस्ट पोजीशन है ना 8 + 2 10। पेपर में सबसे आसान क्वेश्चन अभी तक का यही आ रखा है आपको, आइडेंटिफिकेशन ऑफ इफेक्टिव एटम्स या आइडेंटिफिकेशन ऑफ आवर लेटेस्ट पॉइंट और लेटेस्ट पोजीशन। शायद मैंने भी टेस्ट में एक क्वेश्चन यही डाला था आपको, उनके पॉइंट्स और पोजीशंस बताओ। क्लियर। अब इसके बाद ना हम लोग इसी के बेस पे जब ये किया था पैकिंग की थी 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन। क्लियर। तो इनमें एक और आगे जाके कंसेप्ट आया था ऑक्टाहेड्रल वॉइड और टेट्राहेड्रल वॉइड। तो अगर न्यूमेरिकल्स के बेस पे पकड़े तो न्यूमेरिकल्स के लिए ना हमारे पास सिंपल सा फार्मूला क्या आता था, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू, है ध्यान में क्या था नंबर ऑफ चलो अच्छा ऐसे ले जाएंगे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, वो ट्वाइस ऑफ टेट्राहेड्रल था या टेट्राहेड्रल था ट्वाइस ऑफ ऑक्टाहेड्रल। क्लियर। तो ये नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमेशा होता था नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन गिवन क्रिस्टल लैटिस, प्रेजेंट इन गिवन क्रिस्टल लैटिस। Here number of constituent particles present in our given crystal lattice. Clear? ये आता था तो श्रुति यहाँ पे आता था फिर नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू ट्वाइस इनटू नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। याद है इन दोनों जितने मैंने अभी तक कंसेप्ट लिखे इनके बेस में पेपर में न्यूमेरिकल्स के आपको फॉर्मूलर प्रेडिक्शंस आ जाते थे। क्लियर। ये तुम्हारे सीबीएसई के पेपर में भी ना काफ़ी टाइम से ये फॉर्मूलर प्रेडिक्शंस नहीं आए। क्लियर। और आखिर में जाकर फॉर्मूलर प्रेडिक्शंस को ज़्यादा मूल कंसेप्ट से रिलेट कर दिया। तो ये न्यूमेरिकल मैंने काफ़ी टाइम से नहीं पढ़े, पिछले कह लो 4 या 5 साल से तो कोई न्यूमेरिकल नहीं आया। तो हो सकता है इस बार इनकी डेरिवेशंस आनी स्टार्ट हो गई। याद है 5 डेरिवेशन आता था, 3 पैकिंग एफिशिएंसी
और दो ऑक्टेड्रल और टेट्राहेड्रल के रेडियस के बेस पे ये डेरिवेशन अब स्टार्ट होगी। ये तो शायद लास्ट या उससे एक साल पहले आ रखी है डेरिवेशन, पैकिंग एफिशिएंसी की भी और रेडियस ऑफ ऑक्टेड्रल वॉइड एंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनके रिलेशंस आ रखे, पर इनके ना न्यूमेरिकल्स के कंसेप्ट नहीं आए। तो आज भी देखो, अगर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल पकड़ता, मेरे पास क्या था, ए बी क्रिस्टल था, ए बी क्रिस्टल, ए बी को मैंने रखा नॉट ओनली एट कॉर्नर्स, ए को रखा नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स बट ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ, ऑल्सो एट द सेंटर ऑफ ईच फेज। मैंने सिर्फ कॉर्नर्स पे नहीं रखा, एट द सेंटर ऑफ ईच फेज। और बी को मैंने रख दिया सेंटर ऑफ, at the center of edges and at the center of given unit cell। क्लियर? और याद है आपको इसके न्यूमेरिकल्स का एक ही टिप देता था कि बुक में तो सीधा सॉल्व कर रखा है, तुम लोग बस इनके यूनिट सेल ड्रॉ कर लो रफ में। दो पार्टिकल्स थे ए बी, जब दो पार्टिकल्स थे ए बी तो देखो इनके बेस पे ए टू बी, ए टू बी, मुझे तुम लोगों से ये उम्मीद नहीं थी ऐसे ऐसे फॉर्मूले बताओगे, ए फॉर बी टू, ए टू बी, ऐसे ही आ रहे हैं। ये दूसरे ग्रुप में तो साथ ही बोल पड़े थे वो, ए टू बी आ रहा है। हाँ जी, ए टू बी आ रहा है, ए टू बी। चल फिर मैं भी करता हूँ, कहीं मैंने चेंज ना कर दिया, पर नहीं, चलो ए, एक कंसेप्ट ए पे घुमाया, एक कंसेप्ट किस पे घुमाया, बी। ए को कहाँ पे रखा, अब मैं मुझे करने दो, अब तुम लोगों ने बोल लिया कॉर्नर्स, कॉर्नर्स के साथ कहाँ पे घुमाया, सेंटर ऑफ ईच फेस। तो पता है क्या, मुझे भी ना इस बार लगता है, कई बार होता है ना इंस्टेंट से कि ये न्यूमेरिकल आ सकते हैं, तो हो सकता है इस बार आपको इन्हीं बेस पे कोई न्यूमेरिकल आ जाए। तो कॉर्नर्स पे और साथ में क्या था, सेंटर ऑफ ईच फेज, तो यहाँ पर आ गए। फिर अब जो आपको डाउट आ रहा होगा यहाँ पे, पहले तो बताओ तो सारे नहीं, चल लास्ट अपन बताएगा इस बार एजेस कितनी है। मैं भी आपके से में था, मैं भी 8 ही गिनता था, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये भी तो है 9 10 11 12, एजेस 12 थी, एजेस 12 थी, इन सब के सेंटर में रखा हुआ, सेंटर में, और एक पार्टिकल के सेंटर में। अब देखो इसकी तो कंट्रीब्यूशन मेरे पास 1/8 इंटू 8 प्लस हाफ इंटू 6, तो टोटल 4। इसकी मुझे सेंटर वाले की पता है कंट्रीब्यूशन 1। अब सारे भी, अब सेक्शन ये बताएगा जो एज पे है इसकी कंट्रीब्यूशन क्या लेते थे, 1। अब देखो एक कह रहा हाफ, एक कह रहा 1/4, मुझे भी नहीं याद, क्लियर। मैं ऐसे करके आपको समझाता था, एक यही था ना एज का सेंटर, है ना। अब देखो हाफ से आ गए 1/4, क्योंकि यहाँ पे एज का सेंटर ये आ गया, ऐसे इसके ऊपर 2 है, तो एज का जो सेंटर है शेयर क्या किया, 1/4। अगर 1/4 किया है तो प्लस 1/4 इंटू 12, तो ये भी घूम फिर के 4। तो फॉर्मूला मेरे पास A/B 4/4, तो बेसिक रेशियो 1:1। तो फॉर्मूला तो घूम फिर के सबसे सिंपल AB रह गया कि नहीं, क्लियर। और तुम लोगों से ना सच कह रहा हूँ, जितने बैठे हो ये भी हुई थी, ये मैं मुझे था, ये तो कहोगे भगा दो, तो कैसे करे थे A to B या AB, एडिस की जगह से एंड सेंटर ले रहे हैं, एडिस और एंड में कंफ्यूज हो गए बिना बात के। हाँ, तो थोड़ा सा तो अब और रखो, तो आ गया मेरे पास ये सबसे सिंपल सा एक न्यूमेरिकल। ये फॉर्मूले ना आपको प्रेडिक्शन काफ़ी टाइम से नहीं आए, तो हो सकता है इस बार हम लोग ऐसे ही आपको फॉर्मूले प्रेडिक्शन डाल दें। हाँ सर, अगर हमारे को दिया हुआ है एज सेंटर्ड यूनिट सेल, तो उसमें हम एजिस और कॉर्नर दोनों लेंगे कि सिर्फ एजिस लेंगे? ना, यहाँ पे देख मैंने खुद बोला, मैंने कोई यूनिट सेल बोला ही नहीं, मैंने यूनिट सेल नहीं बोला, क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक यूनिट सेल बोल सकता था, ए आर कैप्टेड फेस सेंटर्ड, तब बोलता अलग था। पर मैंने क्या किया, ए को अलग अलग, एक यूनिट सेल एक ही है, ये सारा एक यूनिट सेल है, क्लियर। तो मैंने ए के पार्टिकल, तो इसलिए तो देख, अब चल अगर अभी भी डाउट था, अब बताओगे ए और बी के बेस पे लेटिस पोजीशंस कितनी है, पहले
पहले में 14, सेकंड में 12, 13। है ना, 14 + 13 टोटल 27 लेटेस्ट पोजीशंस आ गई है, ओके नहीं क्लियर। क्योंकि ये सारा कंसेप्ट एक ही में था, पर क्या था, अगर मैं एक ही में बना दूँ बड़ी अच्छी खिचड़ी सी बन जाएगी, समझ नहीं आएगा कौन सा पार्टिकल किसके लिए। इसलिए आपको कहता था जब भी ये क्वेश्चन आए तुम लोग A, B या C तीन पार्टिकल्स भी आ सकते हैं, इन सब के अलग अलग यूनिट सेल ड्रॉ कर लो, जो कंडीशन दे रखी है पुट करते जाओ बस, क्लियर। ऐसे देखो, इसी को अगर मैंने घुमाना था, क्लियर। अब मैंने इसके बाद याद है आपको कहता था एक आध बार कॉम्पिटिशन में तो क्या हुआ था, 3-4 केसेस दे दिए थे, एट ऑल सेंटर ऑफ फेजेस, ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ फेजेस, ऑपोजिट सेंटर ऑफ फेज करके आपको फॉर्मूलेस की मैचिंग आ रखी है कॉम्पिटिशन में सबसे आसान क्वेश्चन। या फिर एक बार क्या हुआ था, अब ए को फिर रखा है मैंने, नॉट ओनली एट द ए आर केप्ट एट कॉर्नर्स, क्लियर। ए को मैंने रख दिया एट कॉर्नर्स और बी को रख दिया एट द सेंटर ऑफ ईच फेज, क्लियर। इसको रख दिया एट द सेंटर ऑफ ईच फेज और यहां पे क्या कर दिया, वन कांस्टेंट पार्टिकल ए एट द कॉर्नर इज मिसिंग। यहाँ पे मैंने एक कांस्टेंट पार्टिकल को क्या कर दिया, मिसिंग कर दिया। अब सारे नहीं, हाँ जी सलोनी, अब मुझे आप बता दोगे, यहाँ पर मैंने क्लियर। अब देखो मैं फिर एक बार पढ़ देता हूँ, ए को कहाँ पे रखा, आर केप्ट एट द कॉर्नर्स, वन कांस्टेंट पार्टिकल एट द कॉर्नर इज मिसिंग, और बी को रख दिया एट द सेंटर ऑफ ईच फेज। तो पहले तो मुझे ये बता दो, मैंने ये दोनों डायग्राम ठीक ड्रॉ किए? नहीं सर, एक मिस हो है ना। ए को कहाँ पे रखा, आर केप्ट एट द कॉर्नर्स, और इस बार क्या कर दिया, एक पार्टिकल को मिसिंग कर दिया। अगर एक मिसिंग है तो जो मर्जी एक पार्टिकल यहाँ पे मिसिंग दिखाना पड़ेगा, और बी का कंसेप्ट तो ठीक दिखा दिया। तो चलो जी, मुझे इसका तो मालूम था, इसका तो मैं 1/2 × 6 कर दूँ, इसका तो पार्टिकल आ गए 3, है ना। अब इसकी कॉन्ट्रीब्यूशन क्या लें, हाँ जी हाँ जी, 1/8 हाँ into 7। है ना, गुड। क्यों, क्योंकि कॉर्नर मैं आपकी जेब में क्या होता था, 1/7 करके बैठ जाता था, पता नहीं क्या मैथ्स लगाता था 1/7, पर क्या था कॉर्नर वाले पे कंट्रीब्यूशन क्या थी 1/8, पर इस बार 8 पार्टिकल नहीं थे, इस बार पार्टिकल कितने थे 7, तो इस बार इसकी कंट्रीब्यूशन क्या आ गई 1/8 into 7, तो A is to B वो क्या आ गया 7/8 is to 3, तो A is to B घूम फिर के 7 is to 24, तो A 7, क्लियर। कैसे, अब देखो इसी को कितना घुमा सकता था, यहाँ पे तो मैंने क्या बोला, सेंटर ऑफ ईच फेस, यहाँ पे कर दूँ सेंटर ऑफ ऑपोजिट फेस। अगर सेंटर ऑफ ऑपोजिट फेस कर देता तो बेसिकली मैं अगर ये डायग्राम दे दूँ तब भी ठीक, अगर ये ठीक तब इफेक्टिव एटम क्या रह गया 1, तो ये 7 था, तो A7 B8 आ जाएगा, क्लियर। या यहाँ पे कर दूँ ऑल्टरनेट कॉर्नर्स मिसिंग, अगर ऑल्टरनेट 8 थे 4 मिसिंग कर दूँ तो मेरे पास 1/8 into 4 हाफ का कंसेप्ट आ जाएगा। ऐसे ना बस कंसेप्ट क्लियर रखो, और बड़े आसान थे न्यूमेरिकल। इसके अगर स्टार्टिंग में से पता क्या, एक और ध्यान रखना, बड़ों को रखना सर इस बार सारे पेपरों में छुट्टियाँ, पेपर मुश्किल आएंगे। केमिस्ट्री का जैसे तुम्हें करा रखा ना, इससे मुश्किल नहीं आता जितना मैंने कराया। बड़े साल हो गए, पहले तो 7-7 8-8 छुट्टियाँ भी आती थी, ये तो इस बार बड़े टाइम बाद 5 छुट्टी आई, नहीं तो हर बार 3 रह रही थी हमारे, 2-3 ऐसे रह रही थी, काफ़ी टाइम बाद 5 छुट्टियाँ। तो ये मत टेंशन रहना सर मेरा फ्रेंड कह रहा है कि छुट्टियाँ ज़्यादा तो ये हो जाएगा, पेपर वो हो जाएगा, कुछ नहीं, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, पर इनको थोड़ा सा घुमाना शुरू कर देते हैं और कुछ नहीं। और इसको यही घुमाऊंगा एट द ऑल्टरनेट फेस, क्लियर, या फिर ऑल्टरनेट कॉर्नर्स, या ओनली एट ऑपोजिट कॉर्नर्स, ऐसे कुछ भी स्टेटमेंट घुमा के बस आपको क्वेश्चन डाल देंगे। अभी तो बताओ पहला सिंपल से न्यूमेरिकल क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर है, अब इसके बाद मैं इनको कहाँ लगा था साथ में घुमाने, एट देयर वॉइड्स, है ना। वॉइड्स पे जाने से पहले अभी भी देखो जो 2-3 न्यूमेरिकल किए, हाँ ये देख लिया चलता है, नहीं तो और ले।
अब देखो यहाँ पर करते हैं, एटलीस्ट ये तो क्लियर हो गया, सारे कॉर्नर्स पे घुमा दिए। अभी तक मैं आपको सीधे एटम्स दे रहा था, है ना। नेक्स्ट न्यूमेरिकल में क्या होगा, मैं एटम्स नहीं दूंगा, एटम ना देकर आपको मास का कंसेप्ट दे दूं। अगर मास का कंसेप्ट देता, याद है यहाँ पर आपके साथ 11th में 1 मोल, इधर लिखता था GAM, इधर लिखते थे GMM, इधर आता था एवोगाड्रोस नंबर, इधर फॉर 1 मोल ऑफ गैस 22.4 लीटर और 22,400 मिलीलीटर, यहाँ क्या आता था क्यूबिक सेंटीमीटर, है ना। ये कंसेप्ट करते थे। इन कंसेप्ट में ये एवोगाड्रो नंबर था 6.022 इंटू 10⁻23, या तो एटम्स या मॉलिक्यूल्स, या अब मेरे पास बेस पे वॉइड्स के बेस पे भी आ गया यही कंसेप्ट सारा, क्लियर। अब क्या होता था, मोल कंसेप्ट को ना हम लोग इन न्यूमेरिकल के साथ रिलेट कर देते थे। कैसे करते थे, आज भी सिंपल सा न्यूमेरिकल बोलूँ, मैंने आपको ना हेलो, हाँ जी, हाँ जी, केजरीवाल जी, अब बताओ एयरटेल पे भी आने शुरू हो गए। आज ही अगर मेरे को भी याद हो। हाँ, उस सुबह से कितनी बार है, मैं कार्ड बैठा, मैं पता नहीं होता ना, कई बार आकर सारे KYC मंगवा रहे हैं, नो योर कस्टमर, तो मैं सोचा शायद वो फोन ना होगी, सुबह से 4-5 बार आ चुका। टॉपिक ही बुला दिया। हाँ, क्या कह रहा था, इसी को लगा करने मोल कंसेप्ट के बेस पे। इसका देखो सिंपल सा न्यूमेरिकल करें, मैंने आपको कह दिया गिवन 1 ग्राम of iron crystallizes in 1 gram of iron crystallizes in कौन सा दे दिया, body centered crystal lattice, crystallizes in body centered lattice, क्लियर। आपको कह दिया predict number of unit cells, predict number of unit cells present in given crystal, present in given iron crystal, predict number of unit cells present in given iron crystal। मैंने लिया 1 ग्राम ऑफ आयरन क्रिस्टलाइजेस इन, कैसे क्रिस्टलाइज किया, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लैटिस, प्रिडिक्ट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स प्रेजेंट इन गिवन आयरन क्रिस्टल। याद है आयरन का एटॉमिक मास हमारे पास क्या आ गया, 56 ग्राम पर मोल, क्लियर। अब देखो मुझे नहीं पता था ये न्यूमेरिकल मोल कंसेप्ट के साथ रिलेट करना है या कैसे, मुझे एक सिंपल सा कंसेप्ट क्लियर था, आयरन किस में क्रिस्टलाइज करना है, बॉडी सेंटर्ड। अगर बॉडी सेंटर्ड में है तो मेरे पास लॉजिक क्या था, 2 एटम्स इज फॉर्मिंग 1 यूनिट सेल, 2 एटम्स 1 यूनिट सेल बना रहे। अब मैंने क्या पूछा यहाँ पर, प्रेडिक्ट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। अगर प्रेडिक्ट नंबर ऑफ यूनिट सेल्स है, मैंने ये पूछ रखा है। अभी तक याद है जितने पीछे न्यूमेरिकल किए उनमें हर बार एटम्स दे रहा था, 8 कॉर्नर भी है, 8 इधर है, 2 इधर है, 3 इधर है। इस बार मैंने एटम्स नहीं दिए, क्या दे रखा है, 1 ग्राम है ना। मैंने इस बार आपको क्या दे रखा है यहाँ पर, 1 ग्राम ऑफ आयरन। तो मुझे 1 ग्राम नहीं चाहिए था, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए थे, एटम। जहाँ पे ग्राम और एटम का रिलेशन आ गया मीन्स वो न्यूमेरिकल मोल कंसेप्ट पे चला गया। और याद है इस चैप्टर के ऑनवर्ड हर चैप्टर में, इवन जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के न्यूमेरिकल किए थे 1 मोल, वहाँ पे वॉल्यूम ऑफ द गैस लिबरेटेड करते थे अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस, क्लियर। तो जहाँ से ना मोल कंसेप्ट रिलेट होना शुरू हो गया। और मुझे कैसे क्लियर था कि मैंने आपको एटम्स चाहिए था पर दे क्या रखा है, ग्राम। हमारे पास 11th में ग्राम और एटम्स को रिलेट मोल कंसेप्ट करता था, तो दैट मीन ये न्यूमेरिकल मेरे पास यहाँ पर ग्राम एटॉमिक मास और एवोगाड्रोस नंबर का रिलेशन आ गया। और इन न्यूमेरिकल का एक ही टिप लेता था, जो चीज़ गिवन है उसे हमेशा लिखो लेफ्ट साइड, जिसे फाइंड आउट करना है उसे हमेशा रखो राइट साइड, क्लियर। मुझे फॉर्मूले याद नहीं रहते, बस ये याद रहता है जो गिवन कहता था 10th क्लास में करते थे, कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 बॉल ₹10, कॉस्ट प्राइस ऑफ 10 बॉल जो गिवन था उसको लेफ्ट साइड, जिसे फाइंड आउट करना है राइट साइड। तो इसमें जनरल सा कंसेप्ट क्या आता था, 1 मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू क्या था, 56 ग्राम इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, क्लियर। मुझे इस बार क्या गिवन है, आयरन का मास गिवन है 1 ग्राम,
तो ये फाइंड करने थे। क्लियर? इसलिए कहता था मुझे ना ये न्यूमेरिकल मुश्किल नहीं लगते थे, पर यहाँ से क्लियर हो गया कि मुझे एटम ग्राम दिया है, तो मीन्स ग्राम से पहले मुझे एटम्स निकालने पड़ेंगे। अब मैंने ना बोर्ड पे सारा लॉजिक तो लिख दिया है ना, कार्तिक अब कराएगा, मुझे नहीं आना, अभी भी करना। कैसे? 56 से डिवाइड करते हैं। तो क्या था, 56 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन्स कितना था, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। क्लियर? तो 1 ग्राम ऑफ आयरन कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 बाई 56 इंटू 1 ग्राम करके ये एटम्स आ गए। क्लियर? अब एटम्स आगे ऊपर है ना, अगर 2 एटम्स से 2 एटम वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 यूनिट सेल, अगर मेरे पास 1 एटम था तो वी वर गेटिंग फॉर्मेशन ऑफ हाफ यूनिट सेल। मेरे पास कितने एटम है, 6.022 इंटू 10⁻23 डिवाइड बाई 56, तो दिस विल कंटेन हाफ इंटू 6.022 10⁻23 बाई 56, आगे मेरे पास एटम्स और नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। क्लियर? इसलिए ना न्यूमेरिकल इस टाइप के तुम्हारे कंपटीशन में आ रखे हैं, या फिर डेस्टी के न्यूमेरिकल्स में आते थे। या था डेस्टी के उसमें एटॉमिक मास फाइंड कर सकते थे, जैसे ही एटॉमिक मास आ गया, एटॉमिक मास में क्या था, एवोगैड्रोस नंबर, जो मुझे ध्यान में आ रहा है तुम्हारे पेपर में बड़ों के आया था, वो लेड का जैसे आ रखा था 208 में पूछा था हाउ मेनी एटम्स आर प्रेजेंट इन 2.08, तो जब वो 2.08 है, 208 में एवोगैड्रोस नंबर था, तो 2.08 में एटम नहीं फाइंड कर सकते थे कि पहले फाइंड करो एटॉमिक मास के बेस पे आगे ये कंसेप्ट आ जाते थे। ऐसा न्यूमेरिकल एक मिनट बस, तो ऐसे न्यूमेरिकल ना तुम्हारे काफ़ी टाइम से नहीं आए, फार्मूला प्रेडिक्शंस या वहाँ पे एटम्स को ना देखा मास का कंसेप्ट दे दे, तो ऐसे करके अब तो आंसर निकाल सकते थे इसका। अब पूछ सर ये समझा 2 atoms is equal to 1 unit cell। क्योंकि बॉडी सेंटर्ड किया था अभी, बॉडी सेंटर्ड में याद है क्या था, नॉट ओनली एट द कॉर्नर्स, एक कहाँ पे था बॉडी के सेंटर, तो 1+1 ओके सर। वहाँ से 2 एटम्स आ गए। अब बताओ सबको क्लियर हुआ? अब पूछ। सर ये कंसेप्ट बताओ वापस, 1 mole of iron equal to 56 grams। ये मेरे पास जनरल कंसेप्ट ही था, मैं यहाँ पे टिक लगा ना, जब यहाँ पे टिक लगा तो मैं सबको ना 11th में, जब तुम लोगों को भी जब भी न्यूमेरिकल करता था कहता था टेबल बना लो, तो यहाँ पे जनरल कंसेप्ट क्या था, 1 मोल ऑफ आयरन इज इक्वल टू 56 ग्राम इज इक्वल टू एवोगैड्रोस नंबर। ये पहली जनरल स्टेटमेंट आ गई। मैं 1 mole 56 into 6.2। हाँ जी, 1 mole is equal to 56 into 6.2। इंटू नहीं है, इंटू मैंने कहाँ किया, इंटू नहीं करेंगे 1 mole के लिए वो हमारे पास क्या था, अगर 10 ग्राम के नेक्स्ट न्यूमेरिकल मैंने यही पूछना था, ये तो भी मैंने सारा कंसेप्ट 1 मोल पे ऐसे घुमा दिया। अब इसी न्यूमेरिकल को चेंज करता हूँ तो जब फिर क्लियर हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे या डिवाइड कैसे। ये देखो यहाँ पे अब मैंने ना आपको आयरन नहीं, मैंने यहाँ पे कर दिया पोटाशियम, और ये 1 ग्राम नहीं, ये कर दिया 10 ग्राम, पूरा नहीं चेंज किया। और बॉडी सेंटर के बेस पे कौन सा कर दिया, फेस सेंटर। अब जब मैंने भी इतना कुछ चेंज कर दिया, इस बार आपको क्या 10 ग्राम कर दिया। जब 10 ग्राम कर दिया, एक तो यहाँ पर जो 56 था पोटाशियम का याद है क्या था, 39। क्लियर? तो 39 ग्राम में आ गया एवोगैड्रोस नंबर। क्लियर? तो अगर 10 करना था तो इस बार क्या हो जाएगा 39, और इधर अब मुझे क्लियर हुआ, इस बार 10 ग्राम के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 56 ग्राम था तो वो 1 मोल था, तब नंबर क्या था, एवोगैड्रोस नंबर। अब मैंने आपको 10 ग्राम में पूछ लिया, तो 1 ग्राम में डिवाइड बाय 39 और 10 के लिए मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर? और कहाँ पे चेंज करूँ, अब आपको नंबर ऑफ आइटम्स पे आ रहा था ना, अब बताओ फेस सेंटर में क्या ले, सर फेस सेंटर जो होता है 4 होगा है ना, गुड। तो 4 था, तो 4 आइटम थे तो 1 यूनिट सेल, इसके लिए हो जाएगा 1/4 के बेस पे डिवाइड इस बार। तो यहाँ पे चेंजेस क्या क्या कर दूँ, एक तो यहाँ पे 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा 39 इंटू क्या हो जाएगा 10। क्लियर? ये आप जाके देखना, शायद मैंने आपको टेस्ट में डाला था, वहाँ पे 10 ग्राम नहीं तो 2 ग्राम 3 ग्राम ऐसे करके डाल रखा। ऐसे न्यूमेरिकल थोड़े से हम लोग टिपिकल कर देते हैं, ये नहीं आ रखे। ये देख 39 ग्राम में कितना आ गया एवोगैड्रोस नंबर, तो 1 ग्राम में डिवाइड बाय 39 आ गया। इस बार मैंने कितना दिया आपको पोटाशियम 10, तो 10 ग्राम करिए।
क्लियर? क्योंकि 11th में क्या होता था, इसका फॉर्मूला था जहाँ पे आप पढ़ते होंगे ना एटम और मास को रिलेट करने के लिए, एवोगैड्रोस नंबर डिवाइड बाय एटॉमिक मास ऑफ द सब्सटेंस मल्टीप्लाई किससे करते थे, मास ऑफ द सब्सटेंस। तो इतने बड़े बड़े फॉर्मूले याद नहीं रहते थे, पर जब भी कोई न्यूमेरिकल आए ना बस ये मोल कंसेप्ट, और पता है क्या पीछे अगर ऐसे है तो मुझे पहले बताता, मैं 11th की भी रिवीजन स्टार्ट की थी मोल कंसेप्ट, वो भी लेक्चर रिकॉर्ड कर लेता, तो शायद मोल कंसेप्ट का तो होगा, हाँ है, अगर आपने देखना 3 से 7 कभी भी आके देख लेना, वहाँ पे मैंने किया है मोल कंसेप्ट कभी ना, उनके साथ भी यही न्यूमेरिकल सारे रिवाइज किए, तो मेरे पास जब मर्जी आते 3 से 7 यहीं पे फिर आगे देख लेना, ठीक। तो मुझे आप बता देना 3 बजे 10 तक आ जाना, क्योंकि फिर यहाँ पे मुझे भी वो ढूंढना पड़ेगा, लेक्चर मैंने कर रखा है रिकॉर्ड, आज ही डाले थे कर लीजिए, क्योंकि ये ना मुझे तुम्हारे में से 1-2 स्टूडेंट है जो यहाँ रिलेटिव्स के आके पढ़ रहे थे, तो उनके वहाँ पे पेपर स्टार्ट हो गए कईयों के, पहले बोर्ड वो प्री बोर्ड वगैरह करके, तो वो मुझे कह के गए थे खन्ना सर हमारे लिए लेक्चर रिकॉर्ड कर लेना, हम लोग आएंगे ज़रूर ये न्यूमेरिकल्स रिवाइज करने के लिए, तो कर लेना फिर। अब बताओ सबको क्लियर हुआ कैसे था, क्लियर? इनसे उल्टा न्यूमेरिकल ना हमारा प्रिंसिपल प्रिमिटिव यूनिट सेल और नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल्स के बेस पे तो नहीं आते ये। अब इनको मैंने रिलेट आगे किससे किया था, वॉइड्स के साथ, ऑक्टेड्रल और टेट्राड्रल वॉइड्स। उसका याद है सबसे सिंपल न्यूमेरिकल जो आपको अभी डाउट आ रहा है, मोहित मोल कंसेप्ट पे डालता था, वो सबसे सिंपल न्यूमेरिकल याद है इसका क्या था, कर दो ना वो याद है? हमारे पास क्या होता था, सपोज वी आर हैविंग 0.5 मोल ऑफ एलिमेंट, 0.5 mole of element which exists as SCP, that is 0.5 mole of an element which forms hexagonal close packing। clear? आपको कहता था find number of octahedral voids, tetrahedral voids and total number of voids and total number of voids in it। और ये तुम्हारे CBSE क्या इवन कंपटीशन में बड़ी बार आ रखा है, कर दो सर आप। ये ना तुम्हारे इवन कंपटीशन में भी सिंपल सा अगर न्यूमेरिकल डालना है ये आ रखा है 0.5। एक ना मुझे ये बता दो, क्वेश्चन ऐसे बोल ही जा रहा था साहब, समझ तो आ रही है? तो 0.5 मोल ऑफ एलिमेंट क्रिस्टलाइजेस इन कौन सा था, SCP लेटिस। फाइंड नंबर ऑफ ऑक्टेड्रल वॉइड्स, टेट्राहेड्रल वॉइड्स एंड टोटल नंबर ऑफ वॉइड्स। सारी चीज़ें पूछ ली। अब ये जो मोहित आपको डाउट आ रहा था, इधर 1 मोल, इधर मेरे पास क्या था GAM, इधर क्या था एवोगैड्रोस नंबर। इस बार तो देख मोल का मास तक भी नहीं गया, मोल ऑफ एलिमेंट, तो दैट मीन्स इस बार मोल और इसे रिलेट कर दिया। अगर इसे रिलेट कर दिया तो 1 मोल ऑफ एलिमेंट, 1 mole of element is equal to contains 6.022 into 10⁻23 atoms, है ना? तो 0.5 mole of this element will contain, है ना? तो 3.011 into 10⁻23 atoms, क्योंकि क्या कर दिया इसको डिवाइड बाय 0.5 और सॉरी इसको मल्टीप्लाई बाय 0.5, क्योंकि डिवाइड बाय 1 इधर जाके मल्टीप्लाई, तो 5/10 हाफ आधा रह गया ये। क्लियर? ये आगे। अब मुझे आगे चल अपने यहाँ तक तो आगे एटम, अब क्या करूँ आगे, वॉइड्स कैसे आएंगी? जो पीछे फॉर्मूला लिखवाया था आपने, हाँ क्या था, नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू ट्वाइस नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। चल ठीक वो था, पर उससे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के लिए क्या लिखा था, नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल टू लैटिस प्रेजेंट, है ना, नंबर ऑफ लेटिस। तो दैट मीन यहाँ पे ये एटम सारे कहाँ पे रखे थे, लेटिस पे। अगर लेटिस पे थे तो यहाँ पे नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इज इक्वल टू क्या था, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट, तो क्या हो गया 3.011 इंटू 10⁻23 आ गई ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर? तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो क्या था, ट्वाइस इंटू 3.011 इंटू 10⁻23, तो घूम फिर कर 6.022 इंटू 10⁻23 आ गए। टोटल इन सबको ऐड अप कर दूँ तो ऐड करके 9.033 इंटू 10⁻23 आ जाएंगे मेरे पास टोटल वॉइड्स। क्लियर?
पेपर में ऐसे सिंपल से न्यूमेरिकल कितनी बार आ रखी है। क्लियर। तो यहाँ पे देखो मेरे पास नंबर ऑफ ऑक्टेड्रल वर्ड्स, टेट्राहेड्रल वर्ड्स और टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स के बेस पे आके सारे सिंपल से न्यूमेरिकल। क्लियर। ये तो अभी किया था एक सिंपल सा न्यूमेरिकल, इसका भी एक टिपिकल सा न्यूमेरिकल पकड़े। क्लियर। और वहाँ पे क्या करता था, मैं भी जो ढूंढता था न्यूमेरिकल्स में कि किसको कहाँ पे रखना है, ज़्यादा कुछ टिप देता था, पार्टिकल्स ज़्यादा थे या वर्ड्स ज़्यादा थी? पार्टिकल ज़्यादा थे ना, क्योंकि अगर एक टेट्राहेड्रल वर्ड भी बनाता था, 4 पार्टिकल मिलकर वर्ड बनाते थे, तो यानी जो मेरे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है दीज आर ऑलवेज विच आर केप्ट एट सीसीपी लेटर्स। जो सीसीपी पे है उसको मैं एक्स मान के चलूँगा और जो वर्ड्स पे है उसको हमेशा हम लोग फाइंड आउट करेंगे। क्लियर। क्योंकि मैं भी ना हर बार डाउट में ये रहता था, साल 2 साल तो शायद मैंने भी 3-4 न्यूमेरिकल जो रट्टे लगा रखे थे, सबको नहीं ये ऐसे ही लेना है, पर धीरे धीरे फिर देखा कि जो चीज़ ज़्यादा है एक्सेस में है उसको मान के चलो नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, दूसरे को हमेशा उसी के बेस पे फाइंड आउट करते थे। इसका ना एक सिंपल सा न्यूमेरिकल अगर करें, HCP के इफेक्टिव पार्टिकल्स कितने थे? अभी चल अगर ये पूछना है तूने पहले, तो मुझे तो एससीपी का स्ट्रक्चर नहीं आता, वो बनवा। AB टाइप बनता था। नहीं एबी टाइप में मुझे भी याद है, वो बनता नहीं नहीं, वो तो सिर्फ बनता था 2 डायमेंशनल सर्कल बना के कैसे बनाते थे, मुझे थोड़ा हिंट देते जो बनाते जाऊंगा। खतरनाक क्वेश्चन ऑफ द ट्रैक क्यों पूछ रहा था। ऐसे करते थे, एक इसी के नीचे एक ये बनाते थे, ये क्या करता था इन सबको ये कर दिया, एक पार्टिकल यहाँ पर, एक पार्टिकल इधर कॉर्नर्स पे, करते थे ऐसे कॉर्नर्स पे करते थे ये। क्लियर हो गया पूरा डायग्राम। क्योंकि अभी तो सिर्फ मैंने 2 बनाए ए सेम, बीच में क्या घूमता था एक बी का कंसेप्ट, वहाँ पे क्या होता था पार्टिकल्स ऐसे करके भी रखते थे। क्लियर। ये तुम्हारे सीबीएसई में नहीं आया, कंपटीशन में बड़ा कॉमन क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन आते हैं इसके, फाइंड इफेक्टिव एटम और एक फाइंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर। 2 क्वेश्चन सबसे कॉमन रहते हैं। अब इफेक्टिव एटम तो तुम लोगों ने पूछा, मुझे पहले इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बता दो। गुड। क्योंकि क्या कहता था, एक पार्टिकल बीच में पकड़ते थे, तो क्या थे 6 तो इसके यही नेबर थे, 3 ऊपर थे और 3 इसके नीचे थे। कहता था बुक में ये डायग्राम है, पर मुझे हर बार स्ट्रक्चर को बीच में से पकड़ना था, तो ये ए बी और ए, तो बीच में पकड़ने के लिए एक और करना पड़ेगा बी, तो इसके 6 नेबर, 3 ऊपर और 3 नीचे। गुड। कोऑर्डिनेशन नंबर तो इसका क्या था 12। क्लियर। अब देखो इसने मुझसे इफेक्टिव एटम पूछे, मुझे इसका क्लियर है, ये तीनों की कॉन्ट्रीब्यूशन, तीनों की कॉन्ट्रीब्यूशन पूरा का पूरा इसी को बिलोंग कर रहा है, ये तीनों के तीनों इसी को बिलोंग कर रहे हैं कम्प्लीटली। ये तीनों के तीनों, क्योंकि ये कहाँ थे, सेंटर में थे, जब सेंटर में थे जितने मर्जी आसपास से अटैच कर दूँ, ये तीनों इसी को बिलोंग कर रहे हैं। ये पार्टिकल कहाँ पे घूम रहा है, सेंटर ऑफ फेस, सेंटर ऑफ फेस की कॉन्ट्रीब्यूशन क्या थी, हाफ, तो क्या गया मेरे पास हाफ इंटू 2। क्लियर। अब यहाँ पे एक तो मैं लॉजिक देखता था, लॉजिक क्या देखता था, इसके साथ ड्रॉ करो, एक इधर आ जाएगा एक इधर, कॉर्नर को 3 में शेयर किया, 3 इसके ऊपर आ गए, 6 में शेयर कर दिया। एक स्टूडेंट ने आदत क्या डाली थी, करना था कॉर्नर तो बड़े आसान है, जितने कॉर्नर है वही उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। क्लियर। तो मैं अपनी तरफ से लॉजिक देता रहता था तुम लोगों को समझाने के, ऐसे करके। तो एक साल कोई स्टूडेंट आया, कहता करना था कॉर्नर की कोई टेंशन नहीं, जितने कॉर्नर है वही उसकी कॉन्ट्रीब्यूशन है। तो क्या था कंट्रीब्यूशन क्या आई इसकी 1/6, 1/6 पर 6 ऊपर थे और 6 कॉर्नर नीचे, तो क्या आ गया साथ में 1/6 इंटू 12। अब कर दो ऐड, 3 और 1 और 2 4। सबसे कॉमन क्वेश्चन ये आ रखे हैं। क्लियर। फाइंड इफेक्टिव एटम्स और दिस, और होता क्या है, जब मैंने हाइपोथेटिकल केस देना खुद ही ये मिसिंग कर दूँ, क्लियर, तब डिफरेंट केसेस घूमने शुरू हो जाएंगे। कभी सेंटर ऑफ फेजेस से मिसिंग कर दूँ। क्लियर। ऐसे पेपरों में कितने केसेस आ रहे हैं। अब आ गया ध्यान पे, तो मुझे अब जहाँ पे था वहाँ पे बुला दिया। अब बताओ, ये तो हो गया क्लियर। अब मैंने आपके साथ करा था, अगर इसके टिपिकल न्यूमेरिकल्स पकड़ने थे ऑन द बेसिस ऑफ वर्ड्स,
तो सपोज मैंने क्या किया, ए बी को, वी आर कंसिडरिंग ए बी क्रिस्टल, क्लियर, ए बी क्रिस्टल। तो ए को मैंने क्या रख दिया, ए फॉर्म्स SCP lattice, A forms SCP lattice and B occupies 2/3 of tetrahedral voids, क्लियर। ए बी क्रिस्टल है, A forms क्या किया उसने, SCP lattice and B occupies 2/3 of tetrahedral voids। आपको आ गया प्रिडिक्ट फॉर्मूला ऑफ ए बी क्रिस्टल, प्रिडिक्ट फॉर्मूला ऑफ ए बी क्रिस्टल, क्लियर। A3B4 चलो मुझे भी नहीं पता, अभी कर लेते हैं। अब पहले तो चलो काजल, अब आप बता दोगे, इस बार ए है और बी है ना। मुझे फॉर्मूला तो याद था, नंबर ऑफ ऑक्टेट्रल वॉइड इज इक्वल टू नंबर ऑफ एक्स पार्टिकल, पर मैं नंबर ऑफ पार्टिकल एक्स किसके मानूं, ए के या बी के। अभी कहा था क्या जगह थी मेरे पास, लेटेस्ट वर्ड्स क्या थे, कम, क्लियर। हर बार ना मैं भी जब नया नया पढ़ाता था, मैं भी एक आध बार इसको एक्स मान के बैठ गया था, पर आपको अभी लॉजिक दिया है कि ये वर्ड्स क्या थी, कम, ये ज़्यादा है, इसलिए हमेशा नंबर ऑफ पार्टिकल इसके लेकर चलो, क्योंकि डाउट आएगा किसको लेना है। तो हमेशा जो वर्ड्स है वो कम है, इसको नहीं दूसरे को लो। तो दैट मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए इज इक्वल टू एक्स ले लें। अगर इसके पार्टिकल x है तो नंबर ऑफ ऑक्टेट्रल वॉइड्स इज इक्वल टू x आ गई, है ना। ऐसे ही नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स वो क्या आ जाएगा, 2x। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या घूम रहा है, a इज टू बी, क्लियर। a को पार्टिकल्स को क्या मान रखा है मैंने, x, b को कितने है, 2/3 ऑफ दिस, 2/3 ऑफ दिस, 2/3 ऑफ 2x। तो घूम फिर के क्या आ गया, 4x/3, x और x कट गया, तो ये फॉर्मूला घूम फिर कर A3, क्लियर। पेपर में ना ऐसे हम लोग इन न्यूमेरिकल्स को घुमाते हैं, आज घर जाके देखना, मैंने आपको 2-3 न्यूमेरिकल ऐसे कराए थे। एक सबसे सिंपल कराया था, वो आज नहीं पकड़ा, कौन सा कराया था, फेरस ऑक्साइड, क्योंकि फेरस ऑक्साइड लिखते ही क्लियर हो जाता है FeO। अगर फेरिक ऑक्साइड है तो पक्का मेरे पास Fe2O3 था, याद है, वहाँ पे 2/3 ऑफ वॉइड्स पे घुमा दिया था उसे, 2/3। और मुझे बेसिक क्या याद था, केटाइन पहले है एनाइन बाद में, क्लियर। पर इस न्यूमेरिकल में मैंने चाहे AB ये लिख दूँ आपको, या आपको लिख दूँ B4A3 मीन्स 1 and same thing, क्योंकि मैंने यहाँ पे दिए ही नहीं कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है या नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। तो अब बताओ सबको क्लियर रहेंगे, आज घर जाके देखना 2-3 न्यूमेरिकल इसी कंसेप्ट के किए थे, अभी भी अगर सिंपल तक रहना है, क्लियर। अब इसके बाद जो सबसे ज़्यादा तुम्हारे CBSE के पेपर में भी आया और कंपटीशन में, वो आ रखा था ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शंस, क्लियर। वो प्रोपोर्शंस मुझसे डिफेक्ट्स किए थे। अब तुम लोग बताओ, जब मैंने आपको ये दे दिया FeO और एक बार मैंने आपको दे दिया Fe 0.98O, तो कौन, चल सक्षम आप ही बता दोगे, FeO और ये दिया, एक स्टूडेंट कहता ठीक है सर दोनों के सेम है दोनों, क्या डिफरेंस है दोनों में, 0.2 का फर्क है उससे हुआ क्या, आइडियल और नॉन आइडियल कौन लग रहा है, सर। वो आइडियल है, नॉन आइडियल है ना। ये केस क्या आ गया, आइडियल। यहाँ पे सारा का सारा आयरन क्या था, +2 था, पर याद है आयरन की 2 वेरिएबल ऑक्सीडेशन रेट थी, एक +2 और एक +3, तो ये मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट नहीं आ रहा था नॉन आइडियल में, क्लियर। ये मेरे पास डिफेक्ट का केस था। ये कह रहा था ऐसे न्यूमेरिकल ना तुम्हारे कॉम्पिटिशन में आ रखे, जहाँ पे हम लोग मोल कंसेप्ट या इन चीज़ों को डिफेक्ट्स के साथ रिलेट करते हैं, क्लियर। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन CBSE में 4-5 साल पहले कभी ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, Fe 0.98 हो, तो इसमें मीनिंग क्या था, ये मेरे पास क्या था, डिफेक्ट के बेस पे आ गया, मेटल्स कम नहीं हो गए। तो याद है एक करते थे मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक होता था मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट, नॉन साइकोमेट्रिक में रखा था इनको, क्लियर। तो जब नॉन साइकोमेट्रिक में था, पहला कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। यहाँ पे आयरन सारा 0.98 जो है, बिकॉज आयरन वॉज हैविंग ऑक्सीडेशन रेट Fe2+ as well as iron was having oxidation rate Fe3+, ये दोनों ऑक्सीडेशन रेट थी। अगर दोनों थी, इसका सिंपल सा पहला न्यूमेरिकल जो है ना, आपको या तो यही आ जाता है या फिर क्या आ जाएगा, निकल ऑक्सीजन, यहाँ पे इसको 0.95O करके डाल दूंगा, क्लियर। यहाँ पे कर दूंगा निकल हैज गॉट वेरिएबल ऑक्सीडेशन रेट +2 और निकल हैज गॉट +3,
एक और कंपटीशन में यही केस आ रखा है MO, यहाँ पे कर दूँ 0.92। क्लियर। अब तुम लोग बताओगे जब ये 0.92 किया तो यहाँ पर क्या ऑक्सीडेशन रेट ले सकता हूँ मेटल की? एक तो पक्का +2 लेनी ही पड़ेगी। क्यों? क्योंकि मेटल और ऑक्साइड हमेशा क्या एग्जिस्ट करता था -2, तो एक तो ऑक्सीडेशन रेट पक्का है यहाँ पे मेटल की +2, दूसरी बात कोई भी, क्योंकि जब हाइपोथेटिकल केस लिख दिया अब तो इसका चाहे +3 +4 +5 +7 तक कुछ भी दे दो। क्लियर। ये क्वेश्चन है तुम्हारे पेपर में ऐसे 3 कंसेप्ट पे आ रखा है सेम, Fe 0.98 हो, 0.92 हो, या निकल का बेस पे, या फिर आपको मेटल ऑक्साइड करके कोई भी केस डाल दूंगा। बस इसका ना कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए ये न्यूमेरिकल करना कैसे था। अब इसका मैं क्वेश्चन बोलता हूँ, मैंने आपको क्या दे दिया, आयरन ऑक्साइड एग्जिस्ट Fe 0.98O। क्लियर। आपको कह दिया कैलकुलेट फ्रैक्शन ऑफ Fe2+ and Fe3+ ions present in it. Calculate fraction of Fe2+ and Fe3+ ions present in it. इसमें इनकी परसेंटेज पूछ ली, फ्रैक्शन पूछ ली। जब फ्रैक्शन पूछा है तो देखो यहाँ पर जो Fe था ये 0.98, याद आपको कहता था फ्रैक्शन मुझे बड़ा कंफ्यूज करता है, तो अगर होल फिगर्स में कर दूँ तो नंबर ऑफ आयरन आयंस 98, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस क्या आ गए 100। जब मैंने नंबर ऑफ आयरन आयंस बोले मैंने पॉलिटिशियन लैंग्वेज नहीं यूज़ कर दी, मैंने ये नहीं बोला फेरस कितना है और फेरिक कितना है, मैंने सिंपल बोल दिया नंबर ऑफ आयरन आयंस इज 98। तो उसमें क्या था मेरे पास, सपोज Fe2+ आयंस इज इक्वल टू x ले लें, तो मेरे पास यहाँ पर नंबर ऑफ Fe3+ आयंस वो 98 माइनस x हो जाएंगे। क्लियर यहाँ तक तो कि नंबर ऑफ आयरन आयंस क्या ले लिए x, टोटल कितने थे आयरन के आयंस 98, अगर x Fe2+ है तो 3+ पक्का माइनस करके आगे। क्लियर। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस क्या लूँ, हाँ जी 100 है ना, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस क्या आ गया 100। क्लियर। अब अभिषेक मेरे पास एक आयरन का आयन था 2+, उस पर चार्ज गया था +2, अगर 10 आयंस लेता Fe2+ के टोटल चार्ज एक पे +2 है, और अगर 10 ले लूँ 10 इंटू +2 मल्टीप्लाई कर रहा था, कितने आयन ले रखे x, तो अब इस पे मैं टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकता था, टोटल चार्ज ऑन दिस। क्लियर। निकाल सकता था अब इस पे टोटल चार्ज, अगर अब इस पे टोटल चार्ज निकाल सकता था मैंने क्वेश्चन लिखा था सब फिर सारा पड़ोस ना इतनी में डिपेंड होगा फोकस करते अमन तो ज़्यादा जरूरी कुछ पढ़ाई की बातें कर रहे थे फिर मोबाइल। और मुझे लगा था कि अभी मेडिकल की बातें कर रहे हैं कैसे करना, क्या बनेगा तुम लोगों का। और तुम में से कई हो के पेरेंट्स के ना फोन आ गए, कहना सर लोगों को बात करना। Fe2+ 90। अच्छा कैलकुलेशन कर रहे थे, क्या कर रहे थे? क्या कैलकुलेशन कर रहे थे?
तो मैं यही तो पूछ रहा हूँ क्या कर रहे थे, बोल दो। अच्छा मैं Fe2 कि प्लस लगे बातें 94 करने है, शुरू। Fe3 प्लस है 4। अब देखो यहाँ पर ये आ गया, चार्ज का कंसेप्ट तो क्लियर हुआ है ना। अगर चार्ज का कंसेप्ट क्लियर है तो देखो एक आयरन +2 पे चार्ज क्या था +2, अगर 10 आयन लेता है इसके तो चार्ज +2 × 10। अब इसके कितने आयन है x, तो दैट मींस यहाँ पर मैं आपके साथ टोटल चार्ज कैलकुलेट कर दूँ। टोटल चार्ज है ना, एक में चार्ज +2, मेरे पास कितने थे x, तो टोटल चार्ज आयरन 2+ पे, तो मेरे पास यहाँ पर 2x आ गया। क्लियर। अब आगे प्लस करूं, एक आयरन 3+ पे चार्ज क्या था +3, मेरे पास कितने हैं 98 - x, तो क्या आ जाएगा 98 - x इंटू +3। क्लियर। तो प्लीज अब आगे क्या करूं, मुझे टोटल चार्ज तो याद है, फेरस ऑक्साइड पे टोटल चार्ज तो 0 है, ऑक्साइड का क्या लिख दूं -200 होगा उसका 100 है ना, क्योंकि +100 और साथ में क्या था -2, तो +100 और साथ में क्या था -2 आ जाएगी यहाँ पे x की वैल्यू। क्लियर। तो ये x यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास 94, तो दैट मींस Fe2+ कितने आ गए मेरे पास 94, और Fe3+ वो कितने आ गए 4, फिर टोटल 98 था। पर मैंने ये पूछा ही नहीं था, 96। मैंने आपसे क्या पूछा फ्रैक्शन। जब फ्रैक्शन पूछा तो फ्रैक्शन ऑफ Fe2+ इज इक्वल टू 94/98 × 100, तो ये क्या आ जाएगा वो मिलकर 96। क्लियर। तो दूसरा माइनस करके ये न्यूमेरिकल तो ना तुम्हारे कंपटीशन में कितनी बार आया। क्लियर। और मैं भी जब टेस्ट में डालता था ना, मोस्टली अगर तुम लोगों ने किया भी था तो तुम सब में यहाँ पर ब्रेक लगा देते थे, इससे आगे नहीं जाते। क्लियर। ये तो सिर्फ नंबर, ये भी मैं पूछ सकता हूँ पेपर में, जब मैं फ्रैक्शन ना पूछता, जस्ट आपको पूछा था कैलकुलेट नंबर ऑफ Fe2+ एंड Fe3+ है, या कैलकुलेट रेशियो ऑफ दीज टू। अगर रेशियो करता तो 94/4 आ गया। क्लियर। पेपर में ना इसलिए क्वेश्चन हमेशा ध्यान से पढ़ना, मैंने फ्रैक्शन पूछा या नंबर ऑफ आयंस की रेशियो पूछी है या क्या पूछ रखा है। क्लियर। हाँ कोई डाउट। ये यहाँ का फ्रैक्शन जब भी फाइंड करना था, जिसको फाइंड करना ऊपर नीचे टोटल, तो कितना था 94, टोटल कितना है 98। क्लियर। इसलिए आपको ना सिर्फ क्या था ये इक्वेशन बनानी आनी चाहिए, इस इक्वेशन के बेस पे कोई भी न्यूमेरिकल कर सकता है। क्लियर। तो ऐसा करो, मुझे भी एक बार हो जाएगा कि हाँ ये कंसेप्ट क्लियर है। सपोज मैंने ना आपको ये मेटल ऑक्साइड दे रखा था, मेटल 0.92O, जहाँ पे मेटल दे रखा है +2 और एक मेटल दे रखा है +5। क्लियर। तो तुम लोग मुझे 0.92O के बेस पे इधर का मुझे कंसेप्ट क्लियर है, 100 - 2 आ जाएगा। इसका कंसेप्ट लिखवा दोगे, क्या लिखूं 92 टोटल x और 92 - x, क्या 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 x और 92 - x है ना गुड। एक x और एक 92 माइनस हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, चलो अगर x इसको मान लो x, और ये हो गया मेरे पास 92 - x, तो 2x plus 5 into 92 - x 92 - x -2 आ जाएगा इंटू +5। क्लियर। बस इसलिए ना आपको ये इक्वेशन, मुझे याद है जब नया नया पढ़ाया था ना, ये इक्वेशन को मैं खुद बड़ी सोच सोच के बनाता था, फिर धीरे धीरे बस चार्जेस को लगा याद करने। जैसे अभी आपको अभी ये डाउट आता था ना, मुझे भी आता था, तो छोटी टर्म से मल्टीप्लाई करके देख लें। एक पे चार्ज +2 है तो 2 पे +4 मल्टीप्लाई अगर करो और आंसर निकालो। दिमाग से फिर निकल गया। ये देख, एक आयरन पे चार्ज +2, अगर मैं यहाँ पे इसके 10 आयंस ले लेता तो टोटल चार्ज +2 × 10 20, मेरे पास x है तो +2 × x 2x आ गया। इसके आयन कितने लिए 98 - x, एक पे चार्ज क्या था +3 मल्टीप्लाई कर सर दो 98 - x कैसे किया? क्योंकि ऊपर रेशियो दे रखी है मुझे, ठीक है। क्योंकि बुक्स में तो ना उन्होंने 0.98 की कर दी, वो आंसर फ्रैक्शन में घूमने लगते हैं, मुझे पॉइंट सॉल्व करने नहीं आते, तो मैंने पॉइंटों से इसको बाहर कर दिया। बाहर कैसे कर दिया, इसको 98 ले लिया, उसको 100, बात तो वही थी। सर जैसे O2 नेगेटिव का लिया आपने, हाँ अगर इसका ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज हो तो 100 ना, से वही मेटल के साथ जब भी ऑक्सीजन है वो मेटल ऑक्साइड ही है। ऑक्सीजन की वेरी करती है कब, जब वो परोक्साइड है। परोक्साइड के लिए क्या होगा मेरे पास, ये परोक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन -1 लेकर चलेंगे। क्लियर। नहीं तो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स के साथ हमेशा ऑक्साइड सी है। क्लियर। क्योंकि यहीं पे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। Na2O2 के केस में
इक्वेशन क्या बनेगी, कैसे बनेगी? Na2O2 अगर केस है तो यहाँ पर इसकी ज़्यादा ऑक्सीडेशन रेट फिक्स ही है और इसलिए ये मेरे पास डिफेक्ट में जाएगा ही नहीं डिफेक्ट में, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल, इसलिए मैंने आपको टिप दिया था मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट ऑलवेज कम्स इनटू पिक्चर व्हेनेवर वी कंसीडर डी ब्लॉक एलिमेंट, क्योंकि ग्रुप 1 और ग्रुप 2 की ऑक्सीडेशन रेट ही फिक्स है। जब फिक्स है वो तो स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में वो मेरे पास नेचुरल डिफेक्ट्स में चले गए, इसमें उसमें इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस मिसिंग होंगे, इसमें क्या होगा इक्वल नंबर ऑफ कैटायन एंड आयन मिसिंग होंगे, अलग अलग रेशियो पे होंगे। क्लियर? ऐसे पूछ लिया करो जो डाउट आए। हाँ जी, अब बताओ यहाँ तक के तो न्यूमेरिकल्स क्लियर हुए? मम्मा का फोन आ रहा था। हाँ जी, अब यहाँ तक तो क्लियर हुए। अगर यहाँ तक क्लियर है, इसके बाद कौन से क्लियर थे न्यूमेरिकल याद है ना? अब घूम फिर के कौन से रह गए? डेंसिटी के। ये ना तुम्हारे पेपरों में अभी भी सबसे आसान क्वेश्चन डेंसिटी का, वो फार्मूला की प्रेडिक्शन ही आ रखी है कि इस फार्मूले को ड्राइव कर दो। क्लियर? याद है डेंसिटी वाज गिवन बाय z into m by n नॉट इनटू क्या आता था a क्यूब। क्लियर? जब ये करते थे याद है साथ में यहाँ पर इनटू 10⁻³ को मारते थे, तो घर की चाबी अपने साथ ही ले आया बाहर खड़े हो। और अभी भी ना जो आए थे वो भाविका के पापा, उनको भी वो चाबी साथ लेकर आई हुई है। और अब उसने ट्यूशन का टाइम चेंज कर लिया ना, तुम्हारे कई जगह टीचर्स क्या बच्चे जब कम हो जाते हैं इकट्ठे कर देते हैं सारे ग्रुपों में। भैया के पास गए थे ना, उम्मीद नहीं थी इतनी जल्दी आने की, चल चल। मतलब नेक्स्ट क्लास ही आ तो यहाँ पे z इंटू n नॉट इंटू a क्यूब इंटू 10⁻³ तो याद है यहाँ पर डेंसिटी हमारे पास क्या आती थी? ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ये आता था याद है, मैंने आपको यही फॉर्मूला कहा था याद करो, है ना? क्योंकि ये फॉर्मूला एक ही केस के लिए होल्ड गुड करता था। इस केस में मुझे एक बार सारे ना रिवाइज करा देना। डेंसिटी तो आ गई ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, n नॉट मेरे पास आ गया यहाँ पर एवोगैड्रोस नंबर। तो ये z क्या स्टैंड करता था? है ना? दिस स्टैंड फॉर इफेक्टिव एटम। दैट मींस अगर सिंपल क्यूब था तो 1, बॉडी सेंटर था 2, फेस सेंटर था तो 4, एंड सेंटर था तब भी क्या था 2। तो ये z का आ गया। m मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास, हमेशा लिखते जरूर m थे बट दिस स्टैंड फॉर एटॉमिक मास। तो मैंने भी ना सोडियम का 23 लेकर 46 से कर दिया था न्यूमेरिकल, बट हियर m ऑलवेज कॉरेस्पॉन्ड टू एटॉमिक मास ऑफ आवर गिवन एलिमेंट। अब रह गया a था एच लेंथ पर किस में? है ना? गुड। अगर ये डेरिवेशन इसी फॉर्मूले को यूज कर रहा था तो इसमें एच लेंथ हमारे पास क्या था? बेसिकली पिकोमीटर था। अगर पिकोमीटर था तो एच लेंथ का कंसेप्ट क्या था? 10⁻12 मीटर। क्लियर? पर मैंने डेंसिटी किस में की है? सेंटीमीटर में। अगर सेंटीमीटर किया है तो 10⁻10 इंटू -2 मीटर, तो ये -10 सेंटीमीटर। तो जब मैंने इसको किया a क्यूब तो ये मेरे पास घूम फिर का 10⁻30 क्यूबिक सेंटीमीटर था। क्लियर? इसलिए कहता था ये सिर्फ ना एक फॉर्मूले के लिए होल्ड गुड करता है, इसलिए मैं आपको ये फॉर्मूला कहता था याद भी ना रखो। मैंने आपको सिंपल सा फॉर्मूला क्या कहा था? डेंसिटी इज इक्वल टू z इंटू m बाई n नॉट इंटू a क्यूब। सिंपल, बस ये फॉर्मूला याद रख के इसके न्यूमेरिकल्स कराता था। क्लियर? तो एक ही यूनिट के बेस पे सॉल्व करना आसान था। कभी आ जाता था फाइंड z स्टैंड फॉर इफेक्टिव एटम, m स्टैंड फॉर एटॉमिक मास। और आपको कहता था 2-3 साल से जो मैंने न्यूमेरिकल्स इनके पढ़े हैं, कभी आ रखा है फाइंड वैल्यू ऑफ एवोगैड्रोस नंबर, तो ये वैल्यू तो याद ही नहीं है। 6.022 10⁻23 5.99 कुछ करके लिखा ना, हमारी कैलकुलेशन का टाइम बच जाएगा। 2 नंबर का न्यूमेरिकल है, नहीं तो a क्यूब तुम लोग फाइंड कर लोगे, मुझसे नहीं होता है a क्यूब फाइंड। क्लियर? मैं तो फंस जाता था ऐसे में। दूसरा करता था m। 2-3 साल से जो पेपर में क्वेश्चन आया, एक बार सिल्वर का एटॉमिक मास याद नहीं 108, कैल्शियम का 40, पोटेशियम का 39, कई मासेज याद है। और मैंने पुराने पेपर तुम्हारे इतने पढ़े ना, यही आ रखा, कभी आयरन, कभी पोटेशियम, कभी आपको आ रखा है यहाँ पर हमारे पास और कौन सा आ जाता है इसका? गोल्ड का याद है AU 197, क्लियर 198। बड़े मासेज मैंने आगे आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, तो यही कई बार मासेज फाइंड करने आ रखे हैं। तो 2 चीज़ें अगर ये आ जाए तब तो सिंपल नहीं रह गए न्यूमेरिकल्स। क्लियर? आज कईयों को ना आपको शायद कहा भी था
दोनों स्टूडेंट मेरे को पैक में गए थे, वो इधर बैठते थे आगे, तो एक ना उनमें से घर में साल में पुराने पेपर ट्राई करता रहता था। तो जब मैं ऐसे बोलता था ना ये क्वेश्चन ऐसे आया, ये क्वेश्चन ऐसे आया, वो दूसरे को ऐसे करता था आया कि नहीं, वो उससे कंफर्म करता रहता था। तो वो दो स्टूडेंट थे, दोनों पहुंच गए। अब एक गया शायद SRM में और एक गया पैक में। तो वो एक दूसरे को ऐसे मार के पूछते रहते थे, तो खन्ना सर झूठ तो नहीं कह रहे। तो उसको मैंने कहा भाई मेरे तू बुक साथ ले आया कर और ये आ रखे हैं क्वेश्चन सारे ना तुम्हें कि सिल्वर और इन सबके मार्क्स फाइंड करो। और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज कहाँ करते थे, एक ये, बाकी Z का तो आ जाएगा डायरेक्टली फाइंड नेचर ऑफ द यूनिट सेल। क्लियर? जब नेचर ऑफ यूनिट सेल गुड। ए को कंफ्यूज करता था एज लेंथ को। आज घर जाके देखना, आपको सिनॉप्सिस में भी कॉपी में दे रखा है। एज लेंथ को R से रेडियस के साथ या एज लेंथ को किया था ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर्स, D के बेस पे करते थे। वो आपको टेबल कहता था जिस दिन पेपर है ना वो उस दिन पढ़ जाना हाउ A and D या हाउ A and R आर रिलेटेड टू वन अनदर। तो वहाँ पे R नहीं, मुझे सारे न्यूमेरिकल A के बेस पे करने थे। अब तो होगी कंफ्यूजन दूर, और शायद मैंने टेस्ट में भी डाले थे आपको प्रेडिक्ट डिस्टेंस बिटवीन द नियरेस्ट नेबर। तो A आ गया, वहाँ से D की वैल्यू फाइंड कर लो। क्लियर? सबको आ गया ध्यान में? अब ये हाँ जी आगे ध्यान में। इसका ना एक और था स्टूडेंट जो मुझसे इसका न्यूमेरिकल पूछ रहा था, एक और पकड़ा इसी के बेस पे न्यूमेरिकल। एक लिखो नेक्स्ट। और ये है आपके NCERT का बैग और आपके फाइनल पेपर इवन कंपटीशन में भी आ रखा है। एल्यूमिनियम क्रिस्टलाइजेस इन CCP स्ट्रक्चर। Aluminium crystallizes in CCP structure. Its metallic radius is 125 picometer. 125 picometer. फर्स्ट और सेकंड दो चीजें पूछ सकती हैं। फर्स्ट, what is the length of the side of unit cell? What is the length of the side of unit cell? Second, how many unit cells are there? How many unit cells are there in 1 cubic centimeter? How many unit cells are there in 1 cubic centimeter of aluminium? In 1 cubic centimeter of aluminium. Here, how many unit cells are there in 1 cubic centimeter of aluminium? अब मैंने देखो इस बार R दिया है ना, और पूछा क्या है एज लेंथ। क्लियर? A और R का रिलेशन, A सुनकर न्यूमेरिकल छोड़ के आ गया। कन्नर आपने रिलेशन कराया था सिंपल क्यूब का, बॉडी सेंटर्ड का और फेस सेंटर्ड का। क्लियर? सर आपने CCP का तो कराया नहीं था, क्यूबिकल क्लोज पैक स्ट्रक्चर। तो तुम लोग बताओगे CCP किसको मैच करता था? गुड, क्योंकि CCP मैच किसको करता था? फेस सेंटर्ड को। अगर फेस सेंटर्ड को करता था तो फेस सेंटर्ड में मैंने आपको A इक्वल टू करा रखा था 2√2R। क्लियर? आधी छूट तो इसलिए छोड़ देंगे CCP पढ़ता है, पर CCP मैच किसको करता था? फेस सेंटर्ड। वहाँ पे A और R का रिलेशन ये था। अगर ये था तो A इक्वल टू 2 इंटू 1.414 इंटू R कितना दे रखा है? 125 पिकोमीटर। एक लगा इस पिकोमीटर को चेंज करने, रहने दो। मैंने कौन सा आपको कहा कैलकुलेट एज लेंथ इन व्हाट टर्म्स, रहने दो इसको पिकोमीटर में। क्लियर? अगर ये रहने दिया तो दिस कम्स आउट टू बी 354 पिकोमीटर। ये आ गया मेरे पास 354 पिकोमीटर। क्लियर? पहला पार्ट तो मैंने करा दिया, अब मुझे आगे नहीं आता। हाँ जी, कैसे? मुझे अब बता दो, मुझे नहीं आता है। Presented with 4 atoms and 22, 20,
22.4 लीटर में 22.4 का कंसेप्ट था, याद है वो गैस के लिए था। यहाँ पे एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम तो सॉलिड है, और साथ में मैंने कहीं नहीं दिया अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन, वो रिलेशन ओवररूल करता था अंडर स्टैंडर्ड कंडीशन। क्लियर? और मुझे तो शायद आंसर दे दोगे क्योंकि यहाँ पे ए है, तो वॉल्यूम क्या था, डेरिवेशन जब की थी डेंसिटी, मैंने अभी लिखा भी था मास बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम ए क्यूब नहीं होता था, लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, है ना? तो वॉल्यूम क्या था, ए क्यूब। मैंने वॉल्यूम किस में दिया, क्यूबिक सेंटीमीटर। दैट मीन्स अगर अब मैंने इसका वॉल्यूम फाइंड करना है, अब मुझे ये पिकोमीटर में नहीं चाहिए, अब मुझे इसे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैंने क्या पूछा, हाउ मेनी यूनिट सेल्स आर देयर इन 1 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ एल्यूमिनियम, और इसका वॉल्यूम क्या था, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू, वो क्या था, ए क्यूब। ए क्यूब क्या था, 354 इंटू 10⁻⁻10। करूँ अब इसको सेंटीमीटर क्यूब, करना पड़ा, क्यों, क्योंकि इस बार मुझे वॉल्यूम क्यूबिक सेंटीमीटर में चाहिए। क्लियर? इसलिए आपको जो शुरू से आगे डालता था, वो बुक में जो डेरिवेशन दे रखी है वो सिर्फ एक केस के लिए था, एच लाइन पिकोमीटर में, और हमारे पास आंसर आता था क्यूबिक सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मुझे पिकोमीटर नहीं चाहिए, मुझे वॉल्यूम चाहिए क्यूबिक में, तो मुझे पिको से सेंटीमीटर, जैसे ये किया ये घूम फिर के क्या आएगा, 354 का क्यूब इंटू 10⁻30 क्यूबिक सेंटीमीटर आ गया। क्लियर? अब जो कार्तिक आप वॉल्यूम मोल कंसेप्ट से रिलेट कर रहे थे, होना ये उसी से रिलेट था। अब देखो अगर एक यूनिट सेल था, वॉल्यूम कितना था, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल ए क्यूब। क्लियर? मैंने क्या पूछा, नंबर ऑफ यूनिट सेल्स, और कितना वॉल्यूम दे रखा है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर। शुरू से आगे डालता था, जो चीज़ गिवन है कहाँ पे लिखो, लेफ्ट साइड। तो क्या था, 354 क्यूब इंटू 10⁻30 क्यूबिक सेंटीमीटर फॉर्म्स 1 यूनिट सेल। क्लियर? तो 1 क्यूबिक सेंटीमीटर विल फॉर्म 1 डिवाइडेड बाय 354 क्यूब इंटू 10⁻30। आगे मेरे पास नंबर ऑफ यूनिट सेल्स। क्लियर? ये तुम्हारा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, पर इवन कंपटीशन में आ रहा है। पूरा क्लियर कि नहीं? इसलिए ना आपको शुरू से, मुझे ना देखो सारे टॉपिक्स पढ़ रखे थे, इसलिए शुरू से मोल कंसेप्ट का एक ही लॉजिक देता था, जो चीज़ गिवन है उसे लिखो लेफ्ट साइड, जो फाइंड आउट करना है राइट साइड। यहाँ पे क्या था, वॉल्यूम ऑफ 1 यूनिट सेल इज इक्वल टू ए क्यूब, ये ए क्यूब था, तो क्या था, इतना वॉल्यूम था, तो यूनिट सेल क्या था, एक। मुझे किसने फॉर्म में फाइंड करना है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, तो ये आ गया। और यही आप देखो साथ ही आंसर दे दोगे। अगर कहता है 20 क्यूबिक सेंटीमीटर, क्लियर? इसलिए ना मोल कंसेप्ट के फॉर्मूले याद नहीं होते, बस ये लॉजिक याद रखो, जो चीज़ गिवन है लेफ्ट साइड और ये राइट साइड। और ये फॉर्मूले न्यूमेरिकल काफ़ी टाइम से नहीं है, हर बार डेंसिटी का डायरेक्ट न्यूमेरिकल आया है, ये थोड़े से उल्टे सीधे नहीं आए। इसलिए बार बार कह रहा हूँ तुम लोगों को ना, अब वो स्टेज निकल गई, एनसीईआरटी का एक एक क्वेश्चन पढ़कर हम लोग करें। जितने मैंने रिवीजन क्लास में करा दिए, या तुम्हें पढ़ाते हुए कराए नॉर्मल, वही कर लो, या मेरे टेस्ट वाले क्वेश्चन जितने मैंने टेस्ट में डाले, बड़े साल हो गए, पक्का होने से आते ही आते हैं। अब रिवीजन टेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे, वो पकड़ लेना, उनसे बाहर कभी भी नहीं आए। क्लियर? अब बताओ क्लियर हुए न्यूमेरिकल? यहाँ तक मैंने अभी न्यूमेरिकल सारे सिंपल कवर कर लिए। एक आखिर में अगर थोड़ा सा टिपिकल न्यूमेरिकल घुमाना था, तो मुझसे तुम लोगों ने डिफेक्ट्स किए थे, याद है, स्कॉटकी डिफेक्ट, फ्रैंकल डिफेक्ट करते थे, है ना? तो एक किया था स्कॉटकी डिफेक्ट, एक किया था फ्रैंकल डिफेक्ट। एक टिप तो मैं दे देता हूँ, दोनों स्टोइकोमेट्रिक रेशियो में आते थे, दैट मींस इन दिस इक्वल नंबर ऑफ एटाइंस एंड एनाइंस और मिसिंग, या इधर उधर से हटा के रखते थे, है ना? तो मुझे रिवाइज कराओगे स्कॉटकी डिफेक्ट था क्या? एक साइड से, जब लैटिस साइड से के बीच में आता है वो टेरेस्ट्रिशियल रंगों से साइड्स पे आता है वो। हाँ वही तो था। वो कौन सा था? फ्रैंकल था। स्कॉटकी में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द पोजीशन, इसमें इक्वल नंबर मिसिंग होते थे। फ्रैंकल में होता था वो कि इधर उधर से उठाकर उसको कहाँ ले आते थे, बिटवीन आवर साइड्स। क्लियर? हमेशा याद रखना, स्कॉटकी में इक्वल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस वर मिसिंग, और फ्रैंकल में क्या होता था, उठाकर उसकी पोजीशन चेंज कर देते थे। कहाँ पे भी, जैसे आप सबको कहते थे ऐसे बैठे थे ना, लास्ट वाले को कहा इधर आ जा, इधर आ जा, तो रखा रूम में,
उसकी पोजीशन चेंज कर दी, जो एम्प्टी स्पेस थी वहाँ पे लाकर उसको फिट कर दिया। तो ये था फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर? तो अब मुझे श्रुति बताओगे इन दोनों में से एक में डेंसिटी कम हो जाती थी, एक में से, है ना, स्कॉटकी में डेंसिटी क्या होगी, कम, और फ्रैंकल में डेंसिटी क्या रह जाती थी, सेम। तो देखो इसी कम या ज्यादा के कंसेप्ट को डेंसिटी की कैलकुलेशन में डाल सकता था, क्योंकि डेंसिटी का मेरे पास फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन नॉट इंटू ए क्यूब। क्लियर? तो अब अगर मेरे ख्याल अगर आप कंसेप्ट समझ आ रहे हैं, इसका न्यूमेरिकल भी बोल कर ही करा दूं। मैंने आपको ना एक न्यूमेरिकल दे दिया, मैंने आपको कह दिया फाइंड डेंसिटी ऑफ कॉपर क्रिस्टल। कॉपर क्रिस्टल की डेंसिटी फाइंड करनी है। क्लियर? विच क्रिस्टलाइजेस इन, किसमें दे दिया, सपोज आपको फेस सेंटर, विच क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर। क्लियर? फेस सेंटर में कर रहा है एंड गिवन इट्स एज लेंथ इज 354 पिकोमीटर। क्लियर? और डेंसिटी फाइंड करने के लिए मैंने दो कंडीशन दे दी। फर्स्ट केस, इफ इट कंटेन्स 0.2% स्कॉटकी डिफेक्ट, या इफ इट कंटेन्स 0.4% फ्रैंकल डिफेक्ट। क्लियर? जब ये था तो एक स्टूडेंट ने ना, जब ये फ्रैंकल डिफेक्ट में था, उसने डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम बाई एन नॉट इंटू क्या था, ए क्यूब। मैंने आपको क्या रखा था, कैलकुलेट डेंसिटी इन टर्म्स ऑफ ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ? ये मैंने आपको ना असाइनमेंट में भी दे रखा है, शायद टेस्ट में भी डाला था ऐसा क्वेश्चन। डेंसिटी ऑफ द कॉपर विच क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर फाइंड करना था। एज लेंथ दे रखी है आपको 354 पिकोमीटर। दो केसेस घुमा दिए मैं, पहला 0.2% स्कॉटकी, दूसरा 0.4% फ्रैंकल। मैंने पहले फ्रैंकल का केस पकड़ लिया। फेस सेंटर में इफेक्टिव एटम 4, तो क्या किया मैंने यहाँ पर 4 इंटू कॉपर का क्या था 63.5 एम 6.022 इंटू 10⁻23, एच लेंथ 354 क्या हो गया क्यूब इंटू 10⁻30 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। क्लियर? तो इस केस में मैंने ऐसे कर दिया, मैंने दोनों केस ही सेम, मैंने लिख दिया डेंसिटी सेम है, तो दूसरे केस में भी यही करूँ। क्यों? कम हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या हो रहा था, इफेक्टिव एटम्स कम हो रहे थे, मींस वहाँ पे Z मेरा चेंज हो रहा था, वहाँ पे Z इफेक्टिव एटम चेंज, यहाँ पे Z क्या रह रहा था, सेम। इसलिए चाहे सीधा फॉर्मूला लिख दूँ, इसलिए 0.4 दूँ, 2 दूँ, 3 दूँ, 8 दूँ, इससे कोई लेन देन ही नहीं है, बिकॉज इन केस ऑफ फ्रैंकल आवर नंबर ऑफ Z वाज नॉट चेंजिंग, तो इसकी डेंसिटी तो पक्का ऐसे आ जाएगी। पर जब मैंने फाइंड करना था स्कॉटकी डिफेक्ट के लिए, अब मैं Z ऐसे नहीं ले सकता, वहाँ पे मेरे पास Z क्या हो जाएगा 4 माइनस 0.2% ऑफ 4, इस बार ये करना पड़ेगा Z। क्लियर? क्यों? क्योंकि इस बार ये 0.2% स्कॉटकी, इसमें पार्टिकल्स क्या थे, मिसिंग थे। सारी कैलकुलेशन सेम है, बस यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 4 के प्लेस पे अब आ जाएगा 4 माइनस 0.2, तो घूम फिर के देखना 3.992 आ जाता है। क्लियर? बस ये इस न्यूमेरिकल में चेंज था। तो पहली बार तो जब मैंने भी पढ़ा था ना, क्योंकि सबके दिमाग में होता है स्कॉटकी और फ्रैंकल के तो शॉर्ट नोट्स ही आ रहे हैं, तो एक बार तो मैं भी सोच में था ये न्यूमेरिकल क्या डाल दिया, फिर स्ट्राइक किया कि यहाँ पे आपके पार्टिकल मिसिंग या प्रेजेंट है। क्लियर? तो फ्रैंकल में पार्टिकल सेम ही रहते थे, इसलिए डायरेक्ट आ गया, पर स्कॉटकी में पार्टिकल्स क्या हो गए, मिसिंग। अगर मिसिंग है तो 4 माइनस 0.2% ऑफ 4 करके आएगा। अब क्लियर हुआ? तो देखो इस न्यूमेरिकल में मैंने आपको काफ़ी टॉपिक्स इकट्ठे कर दिए, डिफेक्ट्स भी पूछ लिए और साथ में डेंसिटी के बेस पे भी। क्लियर हुआ? अब सपोज मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक केस और पूछ लूँ ताकि मुझे भी हो जाए कि चलो ये Z के अब न्यूमेरिकल्स आपको क्लियर रह जाए। यहाँ पे दे दूँ 0.2% और साथ में दे दूँ इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। तब अगर यहाँ पे इंटरस्टिशियल डिफेक्ट देता, क्या था इंटरस्टिशियल डिफेक्ट, not only at the lattice position but also occupies interstitial voids, so means not only this but also means add up, इस बार 0.2% ऐड हो जाएगा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट में। याद है इसमें डेंसिटी हमारे पास क्या है, इंक्रीज करती है। क्लियर? और करना एक आखिर जाके किया तो जब नॉन स्टोइकियोमेट्रिक में मेटल एक्सेस मेटल डेफिशिएंट, अगर मेटल एक्सेस कर देता तो 0.2% एक्सेस, तो 4 प्लस 0.2% ऐड हो जाएगा। ऐसे में स्कॉटकी और फ्रैंकल आ गए, बाकी कैसे नहीं आए, इंटरस्टिशियल डिफेक्ट का या वैकेंसी डिफेक्ट आ गए।
क्लियर, या फिर मेटल एक्सेस आ जाए, मेटल डेफिशिएंट आ जाए, ये केसेस नहीं आए। तो बस जिसको डिफेंस के कंसेप्ट क्लियर है उस न्यूमेरिकल आसान नहीं हो जाएंगे। क्लियर, ये न्यूमेरिकल हमारे कॉम्पिटिशन में आ रखा है इस चैप्टर। क्लियर, अब बताओ क्लियर हुए न्यूमेरिकल्स इस चैप्टर के? तो क्लियर, अब तो नहीं कोई और डाउट? देखो चाहे न्यूमेरिकल है ना, मुझे बता देना करना सर ये मुश्किल लगता है, कोई और टॉपिक, कोई अगर थ्योरी का भी है, कोई थ्योरी का भी टॉपिक लगता है ना, करना सर डिफेंस नहीं आते, ये नहीं आते, बता देना। नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर किसका आ जाएगा? सॉल्यूशंस, है ना? नेक्स्ट क्लास सॉल्यूशंस के न्यूमेरिकल्स ऐसे रिवाइज करने में तुम लोग ना नेक्स्ट एक बार सॉल्यूशंस का